सो डिराक डेल्टा फंक्शन के रिगार्डिंग जो डाउट डिस्कशन क्लास है, तो पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं, मे भी कुछ लोगों को कॉमन डाउट हो सकता है, वो चीज बता देता हूं मैं। जो आप लोगों को डीपीपी शीट मिला है, ठीक है, डीपीपी शीट का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 है, डीपीपी शीट 1 क्वेश्चन नंबर 18 है ये, ओके। इसका कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, मे भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन। तो मैं जस्ट इसका आंसर लिख देता हूं, जैसे आप मैच करा सकते हैं। इसका आंसर है, फाइनल जो आंसर होगा, is 2 upon pi into under root e upon e minus 1. This is the final answer. इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। ये डीपीपी शीट जो आप लोगों को मिला है उसका क्वेश्चन नंबर 18 है, डीपीपी शीट 1 क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली आप लोग डिराक डेल्टा gx ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डिराक डेल्टा g of x it is equal to summation over xi 1 upon g dash xi mod of g dash xi into Dirac delta x minus xi। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन में जो डिराक डेल्टा cos पाई x है उसको इस फॉर्मूले से पहले सिंपलीफाई कीजिए, क्या आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने साइन फंक्शन के लिए डिस्कस किए थे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमने साइन फंक्शन के लिए डिस्कस किए थे। कल भी एक नेट का क्वेश्चन था, वहां पे आया था। तो यहाँ पे g of x क्या है, cos पाई x। g of x is cos पाई x। पहले क्या करते हैं, इसके जीरोस कैलकुलेट करते हैं। तो इस फंक्शन के अगर आप जीरोस कैलकुलेट करो, जस्ट एक दो स्टेप बता देता हूं, बाकी आप कैलकुलेट कीजिएगा। इसका अगर आप जीरोस कैलकुलेट करो तो आएगा xi is equal to 2n plus 1 by 2। These are the zeros of the function। n का वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हैं, n क्या होता है, 0 1 plus minus 1 plus minus 2 and so on। ये वैल्यूज अगर आप रिप्लेस करें तो बेसिकली ये हाफ इंटीजर साइन, 2n plus 1 by 2 का मतलब है प्लस माइनस 1 by 2 प्लस माइनस 3 by 2 एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस माइनस दोनों आएंगे, प्लस माइनस 1 by 2 प्लस माइनस 3 by 2 प्लस माइनस 5 by 2, हाफ इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। उसके बाद अगर आप इसके डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, g डैश दिया जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस पाई साइन पाई x। फिर इसका वैल्यू हम किस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, जीरोस पे। तो g डैश xi इक्वल टू माइनस पाई साइन पाई xi। xi का जो ऊपर जो वैल्यू है वो अगर लिखा गया है, देखिए तो होगा माइनस पाई साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 2। xi का जो वैल्यू है वो लिख दिया गया। यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं, n के जो डिफरेंट वैल्यूज है ना, n का डिफरेंट वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इस क्वांटिटी का वैल्यू आइदर प्लस 1 आएगा या माइनस 1 आएगा। जैसे साइन पाई बाई 2 प्लस 1, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1, साइन 5 पाई बाई 2 प्लस 1। तो ये जो साइन क्वांटिटी है इसका वैल्यू प्लस 1 या माइनस 1 आएगा। बट फॉर्मूला तो हमें मॉडुलस चाहिए, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए। तो जब आप g डैश xi इसका मॉडुलस लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा पाई। तो प्लस 1 आए या माइनस 1 आए, जब आप मॉड लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो मॉड ऑफ g डैश xi विल बी पाई। इसके बाद ऊपर वाला जो प्रॉपर्टी बताया गया था वो अप्लाई कीजिए, विल गेट द रिजल्ट। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ठीक है। ये वैल्यू प्लस 1 हो या माइनस 1 हो, जब इसका मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो पाई ही आएगा, ठीक है। और इस केस में जितने भी पीक्स है वो इंटरवल के अंदर ही होंगे, बिकॉज यहाँ पे देखिए इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो जितने भी डिराक डेल्टा पीक्स आएंगे वो सारे अंदर ही होंगे। बेसिकली एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज आ जाएगा। जब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और इसको जब लिखेंगे समेशन के फॉर्म में, तो एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज आ जाएगा। और यहाँ पे सारे पिक्स इंटरवल के अंदर होंगे, बिकॉज लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सारे पिक्स कंट्रीब्यूट करेंगे। फाइनल आंसर इज दिस, जो इनफाइनाइट जीपी सीरीज आएगा उसका सम ये आ जाएगा, ठीक है। डीपीपी शीट का क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में डिस्कस करूंगा, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। सर, e की पावर माइनस मोड है, इस e की पावर माइनस x और e की पावर प्लस x के लिए अलग-अलग करना पड़ेगा इसको? कोई जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ पे पीक वैल्यू रखोगे ना, यहाँ पे जैसे xi है, xi आपका प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है ना। तो xi आपका प्लस आए या माइनस आए, मोड तो सेम ही होगा। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे x के बदले क्या रिप्लेस करना होगा, xi रिप्लेस करना होगा। अब xi आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट xi पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका मोड तो सेम ही आएगा। जैसे अलग अलग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब आप पॉजिटिव साइन लिखो या नेगेटिव साइन लिखो, सेम टर्म आएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर x के बदले आप 1/2 लिखते हो, जो वैल्यू आएगा, x के बदले अगर माइनस 1/2 रखते हो तब भी सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। ओके सर।
थिंक आप सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सर ये थोड़ा आगे और सोल्व करवा दीजिए, समझ नहीं आया, मैंने निकाला। सिंपल करवा दो सर इसको आगे। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस मॉड x, और जो डिराक डेल्टा cos पाई x था उसके बदले देखिए आ जाएगा, प्रॉपर्टी अगर आप यूज करें 1/पाई समेशन ओवर xi, x मतलब समेशन ओवर n आ जाएगा, डिराक डेल्टा x माइनस 2n + 1 पाई बाई 2, जो जीरोस आए थे, जो कॉस्ट वाला टर्म था उसके बदले ही आ जाएगा ना। अगर यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यूज करते हो, प्रॉपर्टी मतलब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज सम फाई ऑफ x, 1/पाई तो कांस्टेंट टर्म है, दिस इज सम फाई ऑफ x, और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये है डिराक डेल्टा x माइनस a। सर यहाँ पाई आएगा 2n + 1/2 पाई, क्योंकि पाई x = पाई कैंसिल कर, तो यहाँ पे 1/पाई इसको बाहर ही रखा, ये कांस्टेंट है, समेशन को बाद में एक्सपेंड करेंगे, समेशन ओवर n, n आपका पॉजिटिव मतलब 0 +- 1 +- 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली e टू द पावर x के बदले ये रिप्लेस कर दो n + 1/2। क्या आ जाएगा बेसिकली, जो प्रॉपर्टी होता है फाई में x के बदले a रिप्लेस हो जाता है, ये आएगा। नाउ इसको अगर आप समेशन को एक्सपेंड करें, n के वैल्यूज क्या है 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन, यहाँ पे नोटिस करो n के बदले अगर आप 0 रिप्लेस करोगे तो ये आएगा e टू द पावर -½ दिस इज फॉर n = 0। This is for n = 0, प्लस n के बदले +1 -1 दोनों हो सकता है, तब देखिए n के बदले +1 रिप्लेस करोगे तो आएगा e टू द पावर -3/2, n के बदले अगर -1 रिप्लेस करते हो तो आएगा e टू द पावर -1/2। दिस इज फॉर n = 1, इस वैल्यूज रिप्लेस कीजिए आपको खुद ही पता चल जाएगा, एंड दिस इज फॉर n = -1। ऐसे ही n के बदले 2 - 2 अगर रिप्लेस करते हो, n के बदले 2 रिप्लेस करोगे तो आएगा ये, और ऐसे ही n के बदले -2 अगर रिप्लेस करते हैं तो ये आएगा, दिस इज फॉर n = 2n - 2। यहां से आपको आइडिया हो जाना चाहिए ये सीरीज किस टाइप का बनेगा, देखिए एवरी टर्म दो बार आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं बेसिकली, इस पर n = -2 एंड सो ऑन। तो समेशन को अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो ऐसा दिखेगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए सारे टर्म्स दो बार आएंगे, e टू द पावर -1/2 दो बार आएगा, e टू द पावर -3/2 दो बार आएगा, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद 2/पाई 2 कॉमन लिया, e टू द पावर -1/2 प्लस e टू द पावर -3/2 प्लस e टू द पावर -5/2 एंड सो ऑन, एंड दिस इज नथिंग बट ए इनफाइनाइट जीपी सीरीज। इनफाइनाइट जीपी सीरीज के सम का फार्मूला यूज कीजिए, विल गेट द आंसर। ये आंसर पिछले साइड में बताया गया था वो आ जाएगा। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, तो इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फार्मूला पता है वो अप्लाई कीजिए, विल गेट द आंसर। अगर नहीं पता है तो प्लीज रिवाइज कीजिए स्कूल लेवल का बुक उठा के, इनफाइनाइट जीपी सीरीज क्या होता है, उसके सीरीज का सम क्या होता है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन डीपीपी शीट का क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कल ही हमने क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है, बट इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो टर्म है ना डिराक डेल्टा 2x² - 2x + 1, मेक द करेक्शन, इट विल बी डिराक डेल्टा 2x² - 3x + 1। इसको वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी क्लास में डिस्कस किया था, तो प्लीज करेक्ट दिस। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा सी। देखिए आंसर की में डी दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिए, इसके बाद आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन कल ही हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है,
मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट, ये डीपीपी शीट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बहुत लोगों को डाउट होगा, बहुत लोगों ने पूछा भी था पहले। डीपीपी शीट 1 क्वेश्चन नंबर 6। किसी ने कमेंट किया है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आंसर कुछ है और आता कुछ और है। सारे क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं है, एक दो क्वेश्चन के आंसर गलत हो सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, वो मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं जो 25 के 25 क्वेश्चन के आंसर गलत है। अगर आप क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं तब भी आपको लगेगा आपका आंसर सही है और आंसर की गलत है। ठीक है, जो एक दो क्वेश्चन का जो आंसर गलत है वो मैं करेक्ट करवा दूंगा, 25 के 25 क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक फंक्शन गिवन है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है ये कैलकुलेट करने को बोला गया है। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है, फंक्शन अगर डिसकंटीन्यूअस है तो उसका डेरिवेटिव डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड होता है। फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड होता है। इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स है, क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो यहां पे आप देखिए इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो पहले मॉड फंक्शन, मॉड एक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है देखिए, मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, और जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स जब x नेगेटिव होता है। तो मॉड फंक्शन का जो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये होता है, मॉड x इक्वल टू प्लस एक्स जब x पॉजिटिव है, मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स जब x नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां पर जो फंक्शन है fx इक्वल टू, देखिए अगर हम मॉड x का डेफिनेशन यूज करें यहां पर तो यह आएगा a e टू द पावर माइनस k x और x greater than 0 and mod a equal to e to the power plus kx और x less than 0. This is the definition of mod function. अब किसने हैंड रेस किया, क्या क्वेश्चन है? सर ये mod of x is equal to minus x आपने लिखा है when x is less than 0। तो सर x की वैल्यू अगर minus x मतलब लेस देन होता है, mod तो करके दोबारा पॉजिटिव आएगा ना। x अगर नेगेटिव है तो माइनस x तो पॉजिटिव ही आएगा ना। x अगर नेगेटिव है तो माइनस x तो पॉजिटिव ही आएगा और mod पॉजिटिव ही होता है। So, यहां पे हमने मॉड फंक्शन का डेफिनेशन यूज किया है। देखिए x जब ग्रेटर देन 0 है, when x is greater than 0, तब यहां पे देखिए क्या है, मॉड x के बदले क्या लिख दिया, प्लस x, ये बन गया e टू द पावर माइनस kx। और x जब नेगेटिव है तो मॉड x के बदले क्या लिख दिया, माइनस x, तो ये e टू द पावर प्लस kx चला है। जस्ट हमने यहां पर मॉड फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो यूज किया है। ओके, नाउ इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये काफी एक इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है, फिजिक्स में बहुत जगह पे इस टाइप के फंक्शन के साथ डील करेंगे। बाद में जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे वहां पे भी ये फंक्शन आएगा, इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्वांटम मैकेनिक्स में भी इस टाइप के वेव फंक्शन के साथ आप डील करते हैं। तो fx वर्सेस x, सपोज दिस इज x इक्वल टू 0। अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए नेगेटिव x के लिए क्या है, नेगेटिव x के लिए ग्राफ ऐसा आएगा और पॉजिटिव x के लिए ग्राफ ऐसा आएगा। आप यहीं से समझ सकते हैं, आप देखिए नेगेटिव x के लिए क्या है, नेगेटिव x के लिए है a e टू द पावर प्लस kx, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन, और पॉजिटिव x के लिए क्या है, a e टू द पावर माइनस kx, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। ये तो आई थिंक एवरीवन नोस दिस इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। तो पॉजिटिव x के लिए एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन और नेगेटिव x के लिए एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे, और मैक्सिमम वैल्यू है कितना, a, मैक्सिमम वैल्यू इज a। ओके, तो यहां पर ये ग्राफ देख के आई थिंक ये क्लियर एवरीवन, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है? दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस, ग्राफ देख के बता सकते हैं आप आसानी से, इज इट कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस? राइट, इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, बिकॉज यहां पे फंक्शन में कोई ब्रेक तो प्रेजेंट है नहीं, फंक्शन में कोई ब्रेक तो प्रेजेंट है नहीं, तो दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, देयर इज नो ब्रेक और जंप इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अगर डिसकंटीन्यूअस होता तो ग्राफ में कोई ब्रेक प्रेजेंट होता या जंप प्रेजेंट होता, तो दिस इज कंटीन्यूअस इन नेचर। लेकिन इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी डिसकंटीन्यूअस इन नेचर। कैसे? जस्ट आप पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, df dx। नॉर्मल आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो माइनस a
e to the power minus kx, दिस इज फॉर पॉजिटिव x, और नेगेटिव x के लिए अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो ये आएगा जस्ट हमने यहां पे क्या किया है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस के ए ई टू द पावर माइनस के एक्स, और x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा। तो जस्ट हमने जो इफेक्ट्स था ये दो अलग अलग रीजन में लिखे गए थे, दिस एंड दिस, इनका डेरिवेटिव कर दिया तो ये आ गया। तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं df dx, ये सारी चीजें जो है ये फिजिक्स में और भी जगह पे यूज होंगी जहां पे इस टाइप का फंक्शन आएगा। तो df dx एज ए फंक्शन ऑफ x, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? अगर मैं पहले पॉजिटिव x की बात करूं, देखिए पॉजिटिव का पॉइंटर पॉजिटिव x के लिए क्या है, माइनस के ए ई टू द पावर माइनस के एक्स। अब जो ये e टू द पावर माइनस के एक्स है, e टू द पावर माइनस के एक्स, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन होता है। e टू द पावर माइनस के एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है। तो e टू द पावर माइनस के एक्स का ग्राफ कैसा होना चाहिए, इस टाइप का। देखिए नेचर कैसा होना चाहिए ना e टू द पावर माइनस के एक्स का, तो e टू द पावर माइनस के एक्स का ग्राफ ऐसा एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होना चाहिए। तो ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, बट साथ में जो कांस्टेंट है वो तो नेगेटिव कांस्टेंट है ना। e टू द पावर माइनस के एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, दिस वन, और इसका ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए, इसका ग्राफ जो है वो ऐसा दिखना चाहिए, बट साथ में एक नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब है ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस के ए ई टू द पावर माइनस के एक्स। एक नेगेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने की वजह से ये वैल्यू आ जाएगा, और x इक्वल टू 0, ये वैल्यू कितना है, इट इज माइनस के ए। तो e टू द पावर माइनस के एक्स, इसका ग्राफ जो है वो ऐसा दिखता है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन, और यहां पर नेगेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने की वजह से ये आ जाएगा, ग्राफ ऐसा दिखेगा। और नेगेटिव x के लिए क्या है, देखिए नेगेटिव x के लिए इज नेगेटिव x लेस देन 0, e टू द पावर kx, e टू द पावर kx मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन और साथ में पॉजिटिव कांस्टेंट है। e टू द पावर kx एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन और साथ में पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो नेगेटिव x के लिए ग्राफ ऐसा दिखेगा। इसके लिए एक्सपोनेंशियली डिकेइंग तो था, बट माइनस साइन की वजह से नीचे चला जाता ग्राफ, जो वैल्यूज है वो नीचे चली जाएंगी। यहां पे वैल्यू कितना है, दिस इज प्लस के ए। आपको ग्राफ देख के समझ में आ रहा है आई थिंक जे df dx डिसकंटीन्यूअस है, और यहां पे जो डिसकंटिन्यूटी है मतलब यहां पे जो एरो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। ये एरो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जब हमें पॉजिटिव x के अलॉन्ग मूव करना है, इस केस में फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। हम देख सकते हैं जब हम पॉजिटिव x के अलॉन्ग मूव करेंगे, यहां पे वैल्यू k था, डिक्रीज करके क्या बन गया, माइनस के ए, प्लस के ए से माइनस के ए, डिक्रीज कर रहा है इसलिए एरो नीचे की तरफ है। तो यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट किसको बोलेंगे, जंप करने के पहले जो वैल्यू था वो राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, और जंप करने के बाद जो वैल्यू है उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो जंप करने के पहले जो वैल्यू था वो लेफ्ट हैंड लिमिट, और जंप करने के बाद जो वैल्यू है वो राइट हैंड लिमिट। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों जरूरी है, बिकॉज ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है यही डिराक डेल्टा फंक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे df dx फंक्शन कंटीन्यूअस है, बट उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डिसकंटीन्यूअस। तो दिस इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। fx कंटीन्यूअस है, बट fx का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है df dx वो डिसकंटीन्यूअस है। तो df dx अगर डिसकंटीन्यूअस है तो df dx के डेरिवेटिव में क्या आएगा, डिराक डेल्टा। यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कौन है, df dx। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कौन है, df dx। तो df dx के डेरिवेटिव में, तो df dx का डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आएगा, डिराक डेल्टा फंक्शन। बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाएगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। हमने क्या देखा, जो df dx है, इसका मैं पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, और उसमें जो डिसकंटिन्यूटी की बात की गई, df dx इक्वल टू माइनस के ए इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स, दिस इज फॉर पॉजिटिव x, एंड df dx इक्वल टू प्लस के ए इंटू ई टू द पावर प्लस के एक्स फॉर नेगेटिव x। ये हमने भी कैलकुलेट किया था, और हमने ग्राफ चेक करके देखा ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर, x इक्वल टू 0 पे,
this function df dx is discontinuous at x equal to 0 and amount of discontinuity जो होता है राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बताया गया, उनका डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, आपको अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगा एंड इट इज -2aa. Just one second. This is right hand limit minus left hand limit. ये किसका राइट हैंड लिमिट किसका लेफ्ट हैंड लिमिट है, df dx का, फंक्शन का नहीं, df dx का, बिकॉज़ डिसकंटीन्यूअस कौन है, df dx. जो राइट हैंड लिमिट हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं वो भी df dx का है, -2ka. ठीक है. नाउ अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया, हमें पता है फंक्शन df dx डिसकंटीन्यूअस है, तो इसके डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा ही, इसके डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा ही. तो यहां पर अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, इसका फिर से डेरिवेटिव, तो अब देखिए पहले x ग्रेटर देन 0 देन x लेस देन 0, दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, और सिंस x इक्वल टू 0 पे डिसकंटीन्यूअस है तो इसके लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या आता है. x इक्वल टू 0 पे df dx क्या है, डिसकंटीन्यूअस, इस पॉइंट को अलग से चेक करना पड़ेगा. तो बताइए x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, यहां पे फंक्शन क्या था, df dx ये था, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे. ठीक है, तो इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर a e टू द पावर माइनस ax. ठीक है, x लेस देन 0, x लेस देन 0 में फंक्शन क्या था, df dx, x लेस देन 0 में df dx है दिस वन, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आसान है, इट इज k स्क्वायर a e टू द पावर प्लस kx. ठीक है, अब बच गया क्या, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अलग से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज x इक्वल टू 0 पे df dx डिसकंटीन्यूअस है. अब आप यहां पे नोटिस करो, जो ये d2f dx2 है, इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज बेसिकली d dx ऑफ df dx, जो df dx है उसका डेरिवेटिव. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 चेंज इन df dx अपॉन चेंज इन x. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो चेंज है उसी को तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं ना. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो चेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए d ऑफ df dx, d ऑफ df dx का मतलब चेंज इन df dx, और नीचे dx था मतलब चेंज इन x. तो x के चेंज के रिस्पेक्ट में df dx में क्या चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो चेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो आप बताइए जहां पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस था x इक्वल टू 0 पे, वहां पे x में कितना चेंज है, 0. तो पीछे जा रहा हूं, देखिए जो df dx है वो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटीन्यूअस था, तो यहाँ पे प्लस ka था, सडनली बन गया माइनस ka. तो x के वैल्यू में कोई तो चेंज नहीं है ना, चेंज किसके वैल्यू में है, df dx के वैल्यू में. तो x में चेंज कितना है, 0, df dx में चेंज कितना है, प्लस ka से माइनस ka बन गया, तो चेंज इज -2ka. x इक्वल टू 0 पॉइंट पे फंक्शन में चेंज इतना है और x में चेंज कितना है, 0. कितना होगा ये, समथिंग बाय इंफिनिटी, समथिंग बाय 0 इंफिनिटी, और साथ में माइनस साइन है. ऐसे कैलकुलेशन हमने पहले भी किए थे. ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा. तो x इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे वैल्यू कितना आया, माइनस इन्फिनिटी, वेरी लार्ज वैल्यू. और माइनस का मतलब क्या है, लार्ज नेगेटिव वैल्यू. इन्फिनिटी नॉर्मली डिराक डेल्टा में क्या आता है, इन्फिनिटी, बट माइनस इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है, जो डिराक डेल्टा पीक है वो नीचे की तरफ होगा. माइनस इन्फिनिटी आने का मतलब है डिराक डेल्टा पीक जो है वो नीचे की तरफ होगा. अगर आपको ध्यान है पहले भी एक बार बताया गया था, माइनस साइन आने का मतलब होता है डिराक डेल्टा पीक नीचे की तरफ होगा. तो आप यहाँ पे नोटिस करो इन तीनों को एक साथ कैसे लिखेंगे. अगर हम सिर्फ इस पॉइंट की बात करें, इस पार्ट की, इस रीजन की, इन दोनों को एक साथ आप क्या लिख सकते हो, d2f dx2 इज इक्वल टू दिस फॉर दिस. इन दोनों को एक साथ आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों को आप एक साथ लिख सकते हो a स्क्वायर इंटू f ऑफ x. दिस इज फॉर x नॉट इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पर तो डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा. यहाँ पे क्या था, x लेस ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, तो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, x इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों को एक साथ क्या लिखा है, k स्क्वायर इंटू fx. कैसे लिखा गया, अब चेक करके देखो, जो fx गिवन था ना क्वेश्चन में वो यही फॉर्मेट था.
a e to the power माइनस के एक्स, साथ में एक्स्ट्रा के स्क्वायर आया है, मैं तो पीछे जा रहा हूं। देखिए fx में क्या था, a e to the power माइनस के एक्स फॉर पॉजिटिव एक्स और a e to the power प्लस के एक्स फॉर नेगेटिव एक्स। यहां पे देखिए सेम टर्म है, fx में यही था, fx का जो एक्सप्रेशन है उसमें यही दो टर्म थे, साथ में एक्स्ट्रा क्या आ गया, के स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन दोनों में। इसी को क्या लिखा गया है, के स्क्वायर इनटू fx। ये पार्ट fx को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में एक्स्ट्रा के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर इनटू fx। एंड जहां पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, जहां पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है उस वहां पे डेरिवेटिव में क्या आएगा, डिराक डेल्टा फंक्शन। और इस केस में डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक नीचे की तरफ होगा। तो देखिए क्या होगा इस पार्ट से, डिसकंटिन्यूटी कहां पे है, x इक्वल टू 0, तो डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक भी कहां पे आएगा, x इक्वल टू 0। और जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वही डिराक डेल्टा फंक्शन का कोएफिशिएंट होगा। ये जो कंटीन्यूअस पार्ट था उसको लिख दिया के स्क्वायर एफ एक्स, और जो डिसकंटीन्यूअस पार्ट है जिसकी वजह से माइनस इंफिनिटी आया था उसकी वजह से डिराक डेल्टा फंक्शन। आप यहां पे देख सकते हैं ये माइनस आने का मतलब क्या बताया गया था, पीक नीचे की तरफ होगा, नेगेटिव लार्ज वैल्यू। यहां पे भी देखिए माइनस आने का मतलब क्या है, पीक नीचे की तरफ होगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, देखिए फाइनल एक्सप्रेशन विल बी d2f dx2। यही क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोला गया था। इट इज k स्क्वायर इनटू fx प्लस जो डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन क्यों आया सेकंड ऑर्डर में, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में डिसकंटीन्यूटी है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा आएगा। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस होता तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा फंक्शन आता। रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन में अगर डिसकंटीन्यूटी है तो उसके डेरिवेटिव में क्या आता है, डिराक डेल्टा फंक्शन। सपोज किसी फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में डिसकंटीन्यूटी है तो डिराक डेल्टा किसमें आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। किसी फंक्शन के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डिसकंटीन्यूटी है तो डिराक डेल्टा किसमें आएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है जो फंक्शन में ही डिसकंटीन्यूटी हो, जरूरी नहीं है जो फंक्शन में ही डिसकंटीन्यूटी हो। यहां पे जैसे फंक्शन कंटीन्यूअस है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, जो फंक्शन में डिसकंटीन्यूटी होगा ऑलवेज जरूरी नहीं है। इस केस में फंक्शन कंटीन्यूअस है बट उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस है। ये चीज आपको क्वांटम मैकेनिक्स में भी मिलेगा, वहां पे वेव फंक्शन तो कंटीन्यूअस होगा बट वेव फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस बन सकता है। यहां पे df dx जो है ये डिसकंटीन्यूअस है। आपको लगेगा dψ dx तो डिसकंटीन्यूअस होता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन कंटीन्यूअस होना जरूरी है, वेव फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ स्पेसिफिक केसेस में डिसकंटीन्यूअस बन सकता है, इट इज अलाउड। तो सिंस यहां पे df dx डिसकंटीन्यूअस है तो d2f dx2 इसका डेरिवेटिव किससे रिलेटेड होगा, डिराक डेल्टा फंक्शन से। तो डिसकंटीन्यूटी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा। मैं जैसे यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये सेम कैलकुलेशन, ये सारी चीजें आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा पोटेंशियल, इसमें पार्टिकल मूव करता है तो पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, ये सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस की जाएंगी। वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल का फॉर्मेट होता है, पार्टिकल जिस पोटेंशियल के अंदर मूव करता है उसका फॉर्मेट है Vx इक्वल टू माइनस V नॉट डिराक डेल्टा x। इस सिस्टम के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है ना साई x, ये इस फॉर्मेट का आता है जो अभी हमने डिस्कस किया। ये a और k जो है उसके बदले कुछ अलग फॉर्मेट, मतलब कुछ अलग कुछ कांस्टेंट्स आएंगे, मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। इस पोटेंशियल में जो पार्टिकल मूव करता है तो पार्टिकल का वेव फंक्शन इसी फॉर्मेट का आता है जो अभी हमने डिस्कस किया। इसमें पूरा ये कैलकुलेशन ट्रू है। ये जो हमने कैलकुलेशन किया है वो इस पोटेंशियल सिस्टम के लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ेंगे। इस केस में क्या होगा, इस केस में dψ dx डिसकंटीन्यूअस होगा, कहां पे x इक्वल टू 0 पे, और वो अलाउड है। ऐसा मत सोचिए dψ dx डिसकंटीन्यूअस कैसे बन गया, इट इज अलाउड बाय द सिस्टम, विल बी डिसकंटीन्यूअस। वहां पे ये पूरा जो कैलकुलेशन किया गया ये आप रिलेट कर सकते हैं, वहां डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसने हैंड रेस किया, क्या क्वेश्चन है, हाँ बताइए। हाँ
इसमें हमने mod x को ओपन क्यों किया? वैसे अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस के एक्स लेते तो वो माइनस के एक्स ही रहता ना। कैसे पॉसिबल है? x अगर नेगेटिव है तो mod x माइनस x होता है, सेम कैसे रहेगा? पर x नेगेटिव है तो भी एक्सपोनेंशियल तो माइनस के एक्स ही रहेगा ना, x mod के बाहर तो आप माइनस। मुझे एक चीज बताओ, x अगर नेगेटिव है तो mod x तो माइनस x होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस नहीं बन जाएगा? तो क्वेश्चन 18 में हमने ये प्रॉपर्टी क्यों यूज नहीं की? क्वेश्चन 18 में हम x का पर्टिकुलर वैल्यू रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पे हम x का पर्टिकुलर वैल्यू रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं x नेगेटिव है, x नेगेटिव होने का मतलब कुछ भी हो सकता है नेगेटिव है, वहाँ पे हम x के पर्टिकुलर वैल्यूज रिप्लेस कर रहे थे, 1/2, 3/2, 5/2। मतलब x की वैल्यू पर्टिकुलर पुट करनी हो तो mod x का ये इक्वेशन यूज करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, और दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। उस क्वेश्चन में हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, उस क्वेश्चन में सिर्फ हम एक्सपोनेंशियल में रिप्लेस करके वैल्यू पता कर रहे थे। यहाँ पे हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मेट में रखेंगे तो डेरिवेटिव कैसे पता चलेगा? उसमें जो पिछला वाला क्वेश्चन था इसमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था क्या इसका? नहीं, तो सेम टेक्निक क्यों हो सकता है? इसमें डेरिवेटिव कैलकुलेट ही नहीं करना, जस्ट फंक्शन का वैल्यू पता करना है। दोनों क्वेश्चन अलग है तो सेम मेथड कैसे एप्लीकेबल होगा इसमें? Any other questions? सर 21। डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट वेट कीजिए थोड़ा। ओके मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या डाउट है? टॉपिक कहां पे है? जो x की लिमिट है जो, हाँ, तो x का लिमिट है 0 to 5 और y का लिमिट है -5 to 0। पर सर एक क्वेश्चन हमने कल किया था उसमें -1 to 1 लिमिट थी उसकी और -π/2 to π/2 थी। देन हमने x की लिमिट जो ली थी वो आउटवर्ड वाली ली थी, फर्स्ट वाली। आप एक काम करो, वो क्वेश्चन और इसको पास-पास रखो और कंपेयर करो सिमिलर फॉर्मेट है या नहीं। इससे बस इतना डाउट है कि जो जैसे इंटीग्रल लिखे हुए हैं 2 इसमें, तो dx पहले लिखा हुआ है, आप मुझे बताओ राइट में dx पहले लिखा हुआ है या dy पहले लिखा हुआ है? हाँ जी dx लिखा हुआ है सर पहले। तो dx पहले लिखा हुआ है, तो जब आप लेफ्ट इंटीग्रल देखेंगे जो पहला एक्सपोनेंशियल का पहला इंटीग्रल है वो x का होगा। ओके, तो सर सेम ऐसे 23 है फिर? बिल्कुल सारे सेम ऐसे ही हैं। लेकिन अगर 23 इसी पैटर्न से करते हैं तो फिर उसका आंसर नहीं मैच करने का। आंसर 23 का भी आएगा 1/2। पर वो सर ऐसा आ रहा है कि अगर फर्स्ट वाली लिमिट x की ले और सेकंड वाली y की, तब तो आंसर मैच कर रहा है उसका। भाई y = x भी तो होना चाहिए। हाँ जी, तो y = x से तो लिमिट भी तो चेंज हो जाएगा। 23 वाले बताता हूं। यहाँ पे जैसे -2π/3 to 2π/3, देन इंटीग्रेशन -1 to +1। ये है डिराक डेल्टा। जो कल हमने क्वेश्चन किया था उसमें dx dy का अलग अलग जगह पे लिखा गया था। मुझे जहां तक ध्यान है dx यहाँ पे लिखा गया था, dy यहाँ पे लिखा गया था। यस सर। तो फॉर्मेट तो अलग है ना, अब कंपेयर करेंगे तो वो भी चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा फॉर्मेट रहता है जैसे dx dy ऐसे गिवन है, एक साथ ऐसे गिवन है, इसका मतलब आपको ऐसे ऑर्डर मेंटेन कीजिए। जैसे यहाँ पर ऐसे जाएंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y ऐसा है, और जब हम लिमिट चेक करेंगे तो ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पे x वाला लिमिट कौन सा है? -1 to +1। और y वाला लिमिट कौन सा है? -2π/3 to +2π/3। तो ऐसे समझना है। अगर dx dy एक साथ लिखा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, अब बताइए x के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेशन करो, x का लिमिट है -1 to +1, ये मैंने कल क्लास के एंड में बताया था। यस, x का लिमिट है -1 to +1 और y का लिमिट है -π/3 2π/3 to +2π/3। मतलब y का जो रेंज है वो ज्यादा है ना। तो यहां पर ये जो क्वांटिटी है डिराक डेल्टा x माइनस y, डिराक डेल्टा x माइनस y, इसका वैल्यू नॉन जीरो कब होता है? When x is equal to y, तभी तो नॉन जीरो होगा। तो अब बताइए नॉन जीरो मतलब x इक्वल टू y किस रीजन में हो सकता है? जो दोनों में कॉमन रीजन है। ये जो कॉमन रीजन है दोनों के अंदर, कॉमन रीजन मतलब ये, इसी रीजन में तो x और y सेम हो सकता है ना। यस सर। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो y का लिमिट भी क्या चला आएगा? -1 to +1। तो इसके बाहर तो जीरो कंट्रीब्यूशन है ना। यस सर। तो ये आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दीजिए, y का लिमिट भी बन जाएगा -1 to +1। क्यों बन गया ये? बिकॉज y का लिमिट पूरा ही है, ये y का लिमिट है -2π/3 to +2π/3, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला जो रीजन है, दिस पार्ट, इस रीजन में क्या x और y सेम आ सकता है? नो सर। इसमें जो डिराक डेल्टा x माइनस y है उसका वैल्यू कितना होगा? जीरो या नॉन जीरो? जीरो होगा इसमें। जीरो। और इधर इधर भी
इधर भी 0, तो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन किस रीजन से आएगा? -1 + 1 के बीच में। -1 to +1, तो y का लिमिट भी क्या हो जाएगा? -1 to +1। इस बाकी रीजन में तो 0 कंट्रीब्यूशन है। ओके सर। तो डिराक डेल्टा sin 2y, x के बदले y रिप्लेस कर दीजिए dy। इसके बाद आई थिंक सॉल्व कर लेंगे आप लोग। यस सर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा ये चीज। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जो डिराक डेल्टा फंक्शन हमने डिस्कस किया है ना 3-4 क्लासेस से, देयर आर मेनी मैथमेटिकल फंक्शंस जो डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं अंडर सम कंडीशंस। उनमें से एक दो हम डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। दीस आर रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर डिराक डेल्टा 8 फंक्शन 8 डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन के साथ रिलेटेड है क्वेश्चन। तो देयर आर मेनी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। यहां पे रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? देयर आर मेनी फंक्शंस जो डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा अंडर सम कंडीशन। अब डिराक डेल्टा की फंक्शन की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है? हमने देखा था जो डिराक डेल्टा कर्व होता है उसका हाइट वेरी लार्ज, विड्थ वेरी स्मॉल और एरिया कितना होता है? 1 यूनिट। फर्स्ट क्लास में बताया गया था जो डिराक डेल्टा कर्व है उसका हाइट बहुत ज्यादा होगा, विड्थ बहुत कम होगा और एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? 1। तो देयर आर मेनी फंक्शंस जो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो डिराक डेल्टा की तरह बिहेव करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर फंक्शन। रेक्टेंगुलर फंक्शन जो है ये भी डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करता है अंडर सम कंडीशन। अभी रेक्टेंगुलर फंक्शन है क्या? देखिए लिखा गया है, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेक्टेंगुलर फंक्शन। इफ x इक्वल टू 1/2 सिग्मा फॉर x a माइनस सिग्मा टू a प्लस सिग्मा अदरवाइज 0। मतलब x के एक पर्टिकुलर रेंज के लिए, x के एक पर्टिकुलर रेंज के लिए वैल्यू कितना है? 1/2 सिग्मा अदरवाइज कितना है? 0। पास में ये इस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो fx वर्सेस x। तो देखिए a माइनस सिग्मा टू a प्लस सिग्मा, दिस इज a माइनस सिग्मा, दिस इज a प्लस सिग्मा और इस रीजन में फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1/2 सिग्मा। जैसा लेफ्ट में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ। तो a माइनस सिग्मा टू a प्लस सिग्मा इस रीजन में है 1/2 सिग्मा, इसके बाहर 0। देख सकते हैं a माइनस सिग्मा टू a प्लस सिग्मा, इसमें कांस्टेंट वैल्यू 1/2 सिग्मा और बाकी रीजन में कितना वैल्यू है? 0। जैसा यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आप नोटिस कीजिए ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप का है। रेक्टेंगल जो एरिया अंडर द कर्व है वो बेसिकली एक मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप है। ये जो एरिया, इस एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हैं। शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है। अगर आपको पूछा जाए ये जो एरिया अंडर द कर्व रेक्टेंगुलर शेप का है इसका विड्थ कितना है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कर्व? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कर्व? विड्थ मींस दिस वन। कितना होगा? 2 सिग्मा। ये जो डायमेंशन इसको हम विड्थ बोल रहे हैं, दिस इज 2 सिग्मा। और अगर हम हाइट ऑफ द कर्व की बात करें, हाइट मतलब दिस डायमेंशन, ये कितना है? 1/2 सिग्मा। तो विड्थ ऑफ द कर्व 2 सिग्मा और हाइट ऑफ द कर्व क्या है? 1/2 सिग्मा। ठीक है, आई थिंक क्लियर। सिग्मा इज सम कांस्टेंट पैरामीटर। ठीक है, मतलब सम पैरामीटर जिसको हम तो वैल्यू करवा सकते हैं। तो विड्थ कितना है? 2 सिग्मा, हाइट कितना है? 1/2 सिग्मा। मतलब हाइट और विड्थ जो है दोनों ही सिग्मा पे डिपेंड करते हैं। एंड अगर हम एरिया अंडर द कर्व की बात करें, तो रेक्टेंगुलर शेप है तो एरिया अंडर द कर्व हम क्या लिख सकते हैं? हाइट इंटू विड्थ। ये रेक्टेंगुलर शेप है तो एरिया हम लिख सकते हैं हाइट इंटू विड्थ। ये कितना होगा? 1। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा। इंपॉर्टेंट पार्ट, एरिया अंडर द कर्व इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा। एरिया सिग्मा पे डिपेंड नहीं करता, एरिया इज फिक्स्ड 1। मतलब सिग्मा को अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप ऐसा भी सोच सकते हैं इस एरिया को 1 क्यों लिया गया है? हम इसको किससे रिलेट करना चाहते हैं? डिराक डेल्टा फंक्शन से। डिराक डेल्टा फंक्शन में भी एरिया अंडर द कर्व कितना होता है? 1। दिस एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा। सिग्मा आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नाउ सपोज आपने सिग्मा को इंक्रीज किया, सॉरी सिग्मा को डिक्रीज किया। सिग्मा पैरामीटर है उसको आपने डिक्रीज किया। सिग्मा को अगर आप डिक्रीज करते हैं तो आप देखिए जो विड्थ है वो डिक्रीज करेगा, बस विड्थ सिग्मा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिग्मा डिक्रीज करने का मतलब विड्थ डिक्रीज करेगा और हाइट इंक्रीज करेगा। इज इंपॉर्टेंट। सिग्मा को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो विड्थ जो है वो डिक्रीज करेगा और हाइट जो है वो
इंक्रीज करेगा, बट एरिया विल बी सेम, बिकॉज़ एरिया सिग्मा पे डिपेंड नहीं करता। विड्थ जो है वो सिग्मा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हाइट जो है वो सिग्मा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिग्मा को डिक्रीज करेंगे तो विड्थ डिक्रीज करेगा, बिकॉज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सिग्मा कम हो जाएगा तो विड्थ भी कम होगा, और हाइट सिग्मा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा अगर डिक्रीज करता है तो हाइट इंक्रीज करेगा, बट एरिया सेम, बस एरिया तो सिग्मा पे डिपेंड नहीं करता। मे भी ग्राफ ऐसा दिखेगा, देखिए सिग्मा को, सपोज ये जो मिड पॉइंट है ये है ए, तो सिग्मा को अगर आप डिक्रीज करते हैं ना तो मे भी ग्राफ ऐसा जाएगा, तो कर्व वैसा दिखेगा, रेक्टेंगल ही होगा, बस सिग्मा डिक्रीज करने का मतलब विड्थ कम हो जाएगा और हाइट बढ़ जाएगा। एरिया विल बी सेम। एरिया विल बी सेम। सिग्मा को हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। सिग्मा जो पैरामीटर है वो डिक्रीज कर रहे हैं। इसका विड्थ कितना है 2 सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू कम कर दिया हमने, और हाइट कितना है 1/2 सिग्मा, सिग्मा कम कर दिया तो हाइट बढ़ जाएगा, बट एरिया रिमेन्स सेम। ऐसा दिखेगा ना, तो सिग्मा कम करेंगे तो विड्थ कम हो जाएगा, जो देखिए विड्थ कम हो गया और हाइट बढ़ गया, एरिया सेम है। तो ऐसे ही अगर आप सिग्मा 0 को अप्रोच करता है, एज सिग्मा जो हम कम कर रहे हैं जिसको, एज सिग्मा अप्रोचेस 0 को अप्रोच करने का मतलब सिग्मा का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है। सिग्मा अप्रोचेस 0, देन विड्थ ऑफ द कर्व will also approach towards 0 and height of the curve will approach towards infinity. As sigma approaches towards 0, width of the curve will also approach towards 0 and height of the curve will approach towards infinity. ये भी आई थिंक क्लियर है। सिग्मा अगर वेरी वेरी स्मॉल है, if sigma is very very small, then width will be very very small and height will be very very large, but area remains same. बस एरिया तो सिग्मा पे डिपेंड करता ही नहीं है। अब बताइए ये तीनों कंडीशन क्या डिराक डेल्टा फंक्शन के नहीं है? Width is very very small, height is large and area is 1. ये तीनों कंडीशन किसके हैं? डिराक डेल्टा फंक्शन के। Width small है, height large है, area 1 है। Width small, height large, area 1। ये कर्व कैसे बिहेव करेगा? एज ए डिराक डेल्टा फंक्शन। आप समझ भी सकते हैं, ये विड्थ अगर बहुत स्मॉल हो जाता है और हाइट अगर बहुत लार्ज हो जाता है तो क्या दिखेगा? डिराक डेल्टा फंक्शन। और डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक कहां पे आएगा? एट x = a। तो दिस रेक्टेंगुलर फंक्शन will behave like a Dirac delta function. So in the limit sigma tends to 0, this rectangular function will behave like Dirac delta function. और Dirac delta function का पीक कहां पे आएगा? x = a। इस स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। रिपीट कर देता हूं, जो रेक्टेंगुलर फंक्शन है तो यहां पे डिफाइन किया गया, रेक्टेंगुलर फंक्शन का ग्राफ ये है। लुक एट द पॉइंटर, दिस इज द ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर फंक्शन। इसका विड्थ कितना है 2 सिग्मा, हाइट कितना है 1/2 सिग्मा। तो विड्थ सिग्मा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइट सिग्मा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट एरिया इज 1, एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा। नाउ सिग्मा को अगर आप डिक्रीज करते हैं तो विड्थ डिक्रीज करेगा, हाइट इंक्रीज करेगा। अब यहां पे देख सकते हैं इसका कर्व, देखिए सिग्मा डिक्रीज करने पे विड्थ डिक्रीज कर रहा है बट हाइट इंक्रीज कर रहा है, बट एरिया तो 1 रहेगा, बिकॉज़ एरिया सिग्मा पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे जब सिग्मा 0 को अप्रोच करता है, सिग्मा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन विड्थ विल बी वेरी वेरी स्मॉल। सिग्मा जब बहुत ही कम है, सिग्मा का वैल्यू जब 0 को अप्रोच करेगा तो विड्थ भी 0 को अप्रोच करेगा और हाइट इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। मतलब विड्थ विल बी वेरी स्मॉल, हाइट विल बी वेरी लार्ज, बट एरिया तो सेम रहेगा। एरिया सेम क्यों है? बिकॉज़ एरिया सिग्मा पे डिपेंड नहीं करता। तो एज सिग्मा इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, width of the curve will be very very small, height of the curve will be very very large and area under the curve will be 1. These are the conditions of a Dirac delta function. So in the limit sigma tends to 0, the rectangular function behaves like Dirac delta function. But Dirac delta function का पीक कहां पे आएगा? a minus sigma और a plus sigma का जो मिड पॉइंट है। पीक कहां पे है? a minus sigma और a plus sigma का जो मिड पॉइंट है। ऐसा क्यों? बिकॉज़ अब देखिए यहां पे sigma tends to 0 है ना, sigma tends to 0 है, तो यहां पे अगर sigma tends to 0 होता है तो ये a पे ही तो पीक आएगा। सिग्मा अगर 0 की तरफ अप्रोच करता है तो हम किस पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे? ए पॉइंट की तरफ। सिग्मा अगर 0 की तरफ अप्रोच करता है, इस पार्ट से चेक करो या इस पार्ट से चेक करो, सिग्मा अगर 0 की तरफ अप्रोच करता है तो ये दोनों पॉइंट किसकी तरफ अप्रोच करेंगे? ए पॉइंट की तरफ। ठीक है, सिग्मा जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा ये दोनों पॉइंट ही ए की तरफ अप्रोच करेंगे। इसलिए जो डिराक डेल्टा पीक आएगा वो कहां पे आएगा? x = a। तो रेक्टेंगुलर फंक्शन भी डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव कर सकता है। सिग्मा इज सम पैरामीटर, सिग्मा इज सम पैरामीटर, सम वैल्यू कुछ होगा जिसको हम वेरी करवा रहे हैं। सिग्मा इज सम पैरामीटर, इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, इट इज सम पैरामीटर।
तो रेक्टेंगुलर फंक्शन इस तरीके से डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करता है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। आई थिंक क्लियर एवरीवन। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट ईयर गेट एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। ठीक है, ये जो हमने डिस्कस किया रेक्टेंगुलर फंक्शन के बारे में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये गेट 2020 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया था। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है ना, वो रेक्टेंगुलर फंक्शन ही है। जस्ट इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। ऑलवेज क्वेश्चन में सिग्मा का टर्म्स में रहेगा जरूरी थोड़ी ना है, हमें फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। इस फंक्शन का बिहेवियर रेक्टेंगुलर फंक्शन जैसा ही है, जैसा जो हमने अभी डिस्कस किया। देखिए क्या बोला गया, -1/2n टू +1/2n, इस रीजन में फंक्शन का वैल्यू है n। तो -1/2n सपोज ये पॉइंट है, एंड +1/2n ये पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स के बीच में फंक्शन का वैल्यू कितना है? फंक्शन का वैल्यू है n, सम कांस्टेंट वैल्यू। और इसके अलावा वैल्यू कितना है? 0। इधर भी 0। तो -1/2n टू +1/2n, इसमें वैल्यू है n और अदरवाइज 0 वैल्यू। ठीक है, रेक्टेंगुलर फंक्शन नहीं है जो अभी हमने डिस्कस किया। सेम नेचर ही तो है ये। जो एरिया अंडर द कर्व है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। दिस इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर फंक्शन। तो क्वेश्चन पर क्या आपको यह आइडेंटिफाई करना था कि ये जो फंक्शन है ये एक रेक्टेंगुलर फंक्शन। ठीक है, आप नोटिस करो इसमें भी अगर आप विड्थ की बात करते हैं ना, इसका विड्थ कितना है? एनीवन? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द फंक्शन? विड्थ ऑफ द कर्व, सॉरी, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कर्व? बिल्कुल सही, 1/n। जो विड्थ ऑफ द कर्व है इट इज 1/n, और जो हाइट ऑफ द कर्व है इट इज n। विड्थ ऑफ द कर्व है 1/n और हाइट ऑफ द कर्व है n। ये वैल्यू तो गिवन है, तो इस हाइट इज n और जो विड्थ ऑफ द कर्व है ये है 1/n। ठीक है ना? और एरिया कितना होगा? 1। एरिया n पे डिपेंड नहीं करता, विड्थ और हाइट n पे डिपेंड करता है, बट एरिया n पे डिपेंड नहीं करता। एरिया इज 1, जैसा हमने अभी रेक्टेंगुलर फंक्शन के लिए पढ़ा। तो आप बताइए, क्वेश्चन में एक इंटीग्रल का वैल्यू पूछा गया है और इंटीग्रल में नोटिस कीजिए ये लिमिट गिवन है, n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब चेक करके देखिए, जो विड्थ ऑफ द कर्व है इट विल अप्रोच टुवर्ड्स 0। n जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो विड्थ विल अप्रोच टुवर्ड्स 0, हाइट विल अप्रोच टुवर्ड्स इंफिनिटी, और एरिया तो 1 ही है। एरिया तो n पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये तीन क्या डिराक डेल्टा फंक्शन के प्रॉपर्टीज नहीं है? ये क्वेश्चन रेक्टेंगुलर फंक्शन से रिलेटेड है, जस्ट सिग्मा के बदले n के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा गया। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, विड्थ विल बी वेरी वेरी स्मॉल, हाइट विल बी वेरी वेरी लार्ज, एंड एरिया विल बी 1, बिकॉज़ एरिया n पे डिपेंड नहीं करता। किसका बिहेवियर है? डिराक डेल्टा फंक्शन का। तो देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ fn sin x dx। नाउ इन द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह। ये बेसिकली आएगा -∞ टू +∞। डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक कहां पे होगा? डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक कहां पे होगा? बिल्कुल सही, x इक्वल टू 0, ये जो मिड पॉइंट है। तो इस फंक्शन के बदले आ जाएगा डिराक डेल्टा फंक्शन, तो डिराक डेल्टा x sin x dx। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू तो आप काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आंसर? 0, बिल्कुल सही। ये तो हमने ऐसे इक्वेशन सॉल्व किया पहले भी। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ ये है, आपको आइडेंटिफाई करना ये गिवन फंक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर फंक्शन, एंड एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ये फंक्शन डिराक डेल्टा की तरह बिहेव करेगा। ये एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है जो क्वेश्चन में गिवन है, एंड एज n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस फंक्शन विल बिहेव लाइक ए डिराक डेल्टा फंक्शन। फिर तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आप काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन तो हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। तो आंसर इज 0। आई थिंक क्लियर एवरीवन। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं।
तो कुछ लोग डीपीपी शीट का क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहे थे ना, वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट वहां पर रेक्टेंगुलर फंक्शन नहीं है, लोरेंजियन फंक्शन है, वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इसी टाइप का है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फंक्शन है, उस क्वेश्चन में लोरेंजियन फंक्शन है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Just 1 minute. So, next part. डिराक डेल्टा फंक्शन का और एक रिप्रेजेंटेशन हम डिस्कस करेंगे। इट इज द लोरेंजियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन। जो लोरेंजियन फंक्शन है वो भी डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव कर सकता है। लोरेंजियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऐसे बाद में जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे ना, फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी हम देखेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन को वो एक इंटीग्रल का टर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसको इंटीग्रेशन का फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अभी समझ में नहीं आएगा बिकॉज़ हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा नहीं है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो डिराक डेल्टा फंक्शन को हम एक इंटीग्रल फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लोरेंजियन फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्मेट ये होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लोरेंजियन फंक्शन। सिग्मा पाई और सम, पाई तो कांस्टेंट है, सिग्मा इज सम पैरामीटर। बेसिकली सम कांस्टेंट वैल्यू होता है, सिग्मा को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब अलग-अलग लोरेंजियन फंक्शन के लिए सिग्मा x नॉट इनका वैल्यू अलग-अलग होता है। तो सिग्मा एंड x नॉट आर रियल पैरामीटर्स। डिफरेंट लोरेंजियन फंक्शन के लिए इनका वैल्यू डिफरेंट होता है। दीज आर रियल पैरामीटर्स। और हम कुछ देर बाद देखेंगे ये सिग्मा x नॉट है ना, इंपॉर्टेंट क्यों है। दीज आर रियल पैरामीटर्स, इनका वैल्यू डिफरेंट लोरेंजियन फंक्शन के लिए डिफरेंट हो सकता है। ना जो लोरेंजियन फंक्शन है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो ये है और उसका ग्राफ ऐसा होता है, दिस वन। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोरेंजियन फंक्शन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, मैं डिस्कस कर रहा हूं। if x वर्सेस x will look like this। अभी नेचर आया कैसे, आई थिंक मैंने पहले भी एक दो जगह पे मेंशन किया था। ये ग्राफ जो मैंने प्लॉट किए हैं वो डिस्मॉस सॉफ्टवेयर में प्लॉट किए हैं। गूगल में जाकर ग्राफ प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी आप सर्च कर लो और इस फंक्शन को यहाँ पे रिप्लेस कर दो। कोई भी ग्राफ प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर, वहां पे आप ये फंक्शन रिप्लेस करो, ये ग्राफ आ जाएगा। ऑब्वियसली x नॉट और सिग्मा का कोई वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला x नॉट और सिग्मा कोई रियल पैरामीटर है, तो x नॉट और सिग्मा के बदले कोई पर्टिकुलर नंबर दे दीजिएगा। इस फंक्शन को अगर आप इनपुट में डालते हैं तो ग्राफ ये दिखेगा। अब ग्राफ का नेचर ऐसा कैसे है, देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो आएगा x इक्वल टू x नॉट। ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, ये आएगा x इक्वल टू x नॉट। या थिंक आप फंक्शन के फॉर्मेट से आइडिया लगा सकते हैं। जो फंक्शन है fx, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x माइनस x नॉट होल स्क्वायर। x माइनस x नॉट होल स्क्वायर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम देखें ये जो क्वांटिटी है ये x माइनस x नॉट होल स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां पर फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, ये फंक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आप समझ सकते हैं जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब x माइनस x नॉट का मिनिमम वैल्यू आएगा। तो fx मैक्सिमम ऑकर्स फॉर x माइनस x नॉट होल स्क्वायर, इसका वैल्यू मिनिमम होगा। बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो फंक्शन मैक्सिमम कब आएगा, फंक्शन मैक्सिमम आएगा जब ये मिनिमम होता है। अब बताइए क्वांटिटी मिनिमम कब होगा, ये बताना तो आसान है। ये मिनिमम होता है x इक्वल टू x नॉट पे, 0 बन जाएगा। x माइनस x इक्वल टू x नॉट पे ये क्वांटिटी मिनिमम होगा, x माइनस x नॉट स्क्वायर मिनिमम होगा और उसी पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू x नॉट पे मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू आएगा कितना, देखिए फंक्शन का वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आएगा x इक्वल टू x नॉट पे। तो फंक्शन के एक्सप्रेशन में x के बदले x नॉट रिप्लेस कर दीजिए। x के बदले x नॉट रिप्लेस करके देखेंगे ये बेसिकली आएगा 1 अपॉन सिग्मा पाई। जस्ट आप यहाँ पे x के बदले x नॉट रिप्लेस कीजिए, ये पार्ट 0 बन जाएगा, या जाएगा 1 बाई सिग्मा पाई। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दिस इज 1 बाई सिग्मा पाई। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसको अगर हम हाइट के साथ रिलेट करने की कोशिश करें, ये जो लोरेंजियन फंक्शन का हाइट है, हाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा पाई। जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम हाइट के साथ रिलेट कर रहे हैं। दिस इज द हाइट ऑफ द कर्व। दिस इज द हाइट। जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द हाइट ऑफ द कर्व। ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है विड्थ।
लोरेंजियन फंक्शन के लिए विड्थ ऑफ द कर्व जो आता है वो है 2 सिग्मा। ये सारी चीजें जो बताई जा रही है ना, ये सिर्फ डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए नहीं है, इन जनरल ये लोरेंजियन फंक्शन के प्रॉपर्टीज है। ऐसा नहीं सिर्फ डिराक डेल्टा के क्वेश्चंस हैं, कोई दूसरे पार्ट में भी आपको लोरेंजियन फंक्शन का यूज करना पड़ सकता है। तो ये इन जनरल मैं लोरेंजियन फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। बाद में ये डिराक डेल्टा से रिलेटेड कैसे है वो बताएंगे अभी। ये इन जनरल डिस्कशन है अबाउट लोरेंजियन फंक्शन। तो लोरेंजियन फंक्शन का जो विड्थ है वो होता है 2 सिग्मा। आपको लगेगा ये 2 सिग्मा आया कहां से, ये 2 सिग्मा कैसे आया बताएंगे अभी। ये जो विड्थ है ना, ये बेसिकली FWHM को रिप्रेजेंट करता है। FWHM, आपको लगेगा FWHM क्या है। अब मुझे बताइए, अगर आप इस कर्व की बात करें तो इस कर्व का विड्थ डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है। जैसे अगर हम इस कर्व के टॉप पोर्शन की बात करें, लुक एट द पॉइंटर, इस पोर्शन में कर्व का विड्थ क्या है, कम है, ये जो विड्थ है। जितना हम नीचे जाएंगे तो देखिए कर्व का विड्थ इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे कर्व का विड्थ फिक्स नहीं है। अगर हम टॉप ऑफ द कर्व की बात करें, देखिए लुक एट द पॉइंटर, टॉप ऑफ द कर्व में कर्व का विड्थ क्या है, कम है। जितना नीचे जा रहे हैं कर्व का जो विड्थ है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब कर्व का फिक्स विड्थ नहीं होता, इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है, तब हम FWHM कैलकुलेट करते हैं। FWHM का मतलब है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, FWHM का फुल फॉर्म ये। आई थिंक मेनी ऑफ यू नो दिस, मोस्ट ऑफ यू आई थिंक। FWHM जो है उसका मतलब है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। और ये हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब कर्व का विड्थ फिक्स नहीं है। अलग अलग पॉइंट पे देखिए कर्व का विड्थ अलग अलग है। तो अगर आपको पूछा जाए इस कर्व का विड्थ क्या है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, FWHM। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्या बोला गया, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू है 1/सिग्मा पाई। तो हाफ मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू का हाफ। तो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कितना होगा, 1/2 सिग्मा पाई। तो FWHM कैलकुलेट करने का पहला स्टेप तो ये है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका हाफ वैल्यू लीजिए। बस हाफ मैक्सिमा बोला गया है ना, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1/सिग्मा पाई, उसका हाफ 1/2 सिग्मा पाई। और चेक कीजिए ये जो हाफ वैल्यू है ना, ये किस पॉइंट पे आया है, देखिए यहां पे जो विड्थ होगा, इस हाफ मैक्सिमा पे जो विड्थ होगा उसको FWHM बोला जाता है। अब ऐसे जस्ट 1 सेकंड, दिस विड्थ, दिस इज FWHM, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। मैक्सिमम का हाफ वैल्यू लीजिए और वहां पे जो विड्थ है इसको बोला जाता है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। दिस इज FWHM। तो क्या करना है, मैक्सिमम जो वैल्यू है उसका हाफ लेना है पहले। तो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कहां पे है, ये 1/2 सिग्मा पाई। इस पॉइंट पे जो ये विड्थ है, फुल विड्थ, इसको बोला जाता है FWHM, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। तो हाफ मैक्सिमा पे जो फुल विड्थ है इसको FWHM बोलते हैं। ये विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, विड्थ कैलकुलेट करने का बेसिकली तरीका है, आपको ये 2 पॉइंट पता करने हैं। ये जो वैल्यू है ना, ये पॉइंट पता करना है और ये पॉइंट पता करना है। ये 2 पॉइंट पता करना है। ये 2 पॉइंट अगर आपने पता कर लिया तो इनका जो डिफरेंस होगा वही FWHM। दिस इज FWHM। ठीक है, तो यहां पे जस्ट आपको ये 2 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पे आप नोटिस करो, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, इन दोनों पॉइंट्स पे ही फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1/2 सिग्मा पाई। बस हम विड्थ कहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ मैक्सिमा पे ना। तो ये जो पॉइंट है, लुक एट द पॉइंटर, ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, दोनों पॉइंट पे ही फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1/2 सिग्मा पाई। तो आपको चेक करना पड़ेगा इस ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट पे 1/2 सिग्मा पाई बनता है। रिपीटिंग, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो आपको विड्थ पता चल जाएगा। इन दोनों पॉइंट पे ही फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1/2 सिग्मा पाई। तो यू हैव टू कैलकुलेट इस फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट पे 1/2 सिग्मा पाई बनता है। 2 वैल्यूज आएंगे और 2 वैल्यू से आपको ये 2 पॉइंट पता चल जाएगा, वही हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये हमारे पास लोरेंजियन फंक्शन का जनरल मैथमेटिकल फॉर्म है। इस फंक्शन का वैल्यू कब 1/2 सिग्मा पाई बनेगा। तो लोरेंजियन फंक्शन क्या था, सिग्मा अपॉन पाई इंटू 1 x माइनस x0 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। इस फंक्शन का वैल्यू कितना आना चाहिए, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू मतलब 1/2 सिग्मा पाई। जस्ट कैलकुलेशन कीजिए, दोनों तरफ पाई पाई तो कैंसिल कर जाएगा। प्लीज डू द कैलकुलेशन। यहां पे x आ जाएगा x0 प्लस माइनस सिग्मा। प्लीज डू द कैलकुलेशन। x आ जाएगा x0 प्लस माइनस सिग्मा। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए एंड डू द सिंप्लीफिकेशन, विल गेट दिस आंसर, x0 प्लस माइनस सिग्मा। इसका मतलब है इन 2 पॉइंट्स पे
ये जो 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम का हाफ। एट एक्स नॉट प्लस माइनस सिग्मा, जो फंक्शन है लोरेंजियन फंक्शन, उसका वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम का हाफ होगा। तो देखिए मैं पीछे जा रहा हूं, तो यही 2 पॉइंट की हम बात कर रहे थे। इन्हीं 2 पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? 1/2 सिग्मा पाई। दिस इज एक्स नॉट माइनस सिग्मा, दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज एक्स नॉट प्लस सिग्मा। तो विड्थ कितना होगा? 2 सिग्मा। एक्स नॉट माइनस सिग्मा पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? 1/2 सिग्मा पाई। एक्स नॉट प्लस सिग्मा पे वैल्यू कितना है? सेम। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी को तो हम FWHM बोल रहे हैं ना। तो एक्स नॉट माइनस सिग्मा, एक्स नॉट प्लस सिग्मा, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा को ही FWHM या विड्थ बोला जाता है। यहाँ पे लिखा गया था, ये 2 पॉइंट्स है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 सिग्मा, उसी को विड्थ बोला गया। क्लियर एवरीवन? तो मैक्सिमम वैल्यू से हमने हाइट पता किया, और जो FWHM है उससे हमने विड्थ पता किया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना था? 1/सिग्मा पाई। तो हाइट ऑफ द कर्व इज 1/सिग्मा पाई, और FWHM है 2 सिग्मा, तो विड्थ ऑफ द कर्व कितना है? 2 सिग्मा। तो जो लोरेंजियन कर्व है, इसके लिए हाइट ऑफ द कर्व कितना है? 1/सिग्मा पाई। विड्थ ऑफ द कर्व क्या है? 2 सिग्मा। और अगर आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करें, इसमें क्या हम हाइट इंटू विड्थ कर सकते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए? जैसे पिछले रेक्टेंगुलर फंक्शन में हमने क्या था? हाइट इंटू विड्थ एरिया है। इसमें क्या हम हाइट इंटू विड्थ कर सकते हैं? यस और नो? एक ने आंसर दिया राइट, नो। हाइट इंटू विड्थ सिर्फ रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगल के लिए पॉसिबल है ना। हाइट इंटू विड्थ ये किसके लिए होता है? रेक्टेंगुलर शेप के लिए। यहाँ पे जो कर्व है उसका शेप रेक्टेंगुलर थोड़ी ना है, तो इसमें एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रेशन, जैसे एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट करके देखिए, ये भी 1 आएगा। ये फंक्शन ऐसे चूज किया गया है। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, सिग्मा अपॉन पाई इंटीग्रेशन -∞ to +∞, फंक्शन है 1 x माइनस x नॉट होल स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रिप्लेस कीजिए, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। क्या आता है? इट इज 1 सिग्मा tan इनवर्स, x वेरिएबल है, x माइनस x नॉट अपॉन सिग्मा। लोअर लिमिट -∞, अपर लिमिट +∞। वैल्यू रिप्लेस कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट विल बी इक्वल टू 1। तो जो लोरेंजियन कर्व है उसका हाइट है 1/सिग्मा पाई। तो हाइट सिग्मा पे डिपेंड करता है, विड्थ सिग्मा पे डिपेंड करता है, बट एरिया इज 1। एरिया सिग्मा पे डिपेंड नहीं करता। मतलब सिग्मा का वैल्यू आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा। जो एरिया है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा। जस्ट वैल्यू रिप्लेस करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सारे टर्म्स कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो आप बताइए ये लोरेंजियन कर्व कब डिराक डेल्टा की तरह बिहेव कर सकता है? हाइट लार्ज होना चाहिए, विड्थ स्मॉल होना चाहिए, एरिया तो 1 है ही। एरिया को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, एरिया तो 1 है ही। लोरेंजियन कर्व का हाइट ये है, विड्थ ये है, और एरिया अंडर द कर्व 1 है। तो कब डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा ये बता सकते हैं? ऑलरेडी हमने रेक्टेंगुलर फंक्शन के लिए डिस्कस किया है। बिल्कुल सही, फॉर स्मॉल सिग्मा व्हेन सिग्मा टेंड्स टू 0। आगे प्रोसीड कर रहा हूं। एज सिग्मा अप्रोचेस टुवर्ड 0, सिग्मा चेंज कर सकते हैं। सिग्मा अगर 0 को अप्रोच करता है तब चेक कीजिए, जो हाइट ऑफ द लोरेंजियन कर्व है इट विल अप्रोच टुवर्ड्स इंफिनिटी, वेरी लार्ज, एंड विड्थ ऑफ द लोरेंजियन कर्व विल अप्रोच टुवर्ड्स 0। सिग्मा जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा, जो विड्थ ऑफ द लोरेंजियन कर्व है ये भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, बट एरिया इज 1। बस एरिया तो सिग्मा पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये तीनों प्रॉपर्टीज किस चीज के हैं? डिराक डेल्टा फंक्शन के। एनीवन, डिराक डेल्टा पीक आएगा कहां पर? किस पॉइंट पे पीक आएगा? पीक कहां पे आएगा बताइए? एक में से बिल्कुल सही, x नॉट पे। जहां पे लोरेंजियन फंक्शन का पीक है वहीं पे होगा, पीक का पोजीशन चेंज नहीं होगा। लोरेंजियन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी कहां पे था? x नॉट पे, डिराक डेल्टा पीक x नॉट पे। So we can say that in the limit sigma tends to 0, Lorentzian function, so sigma upon pi 1
x minus x naught whole square plus sigma square, it will behave like a Dirac delta function. और Dirac delta function का पीक कहां पे होगा? x naught पे, जहां पे लोरेंजियन फंक्शन का पीक था वहीं पे आएगा. तो लोरेंजियन फंक्शन भी Dirac delta फंक्शन की तरह बिहेव कर सकता है. इसी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज आस्क. इसी को यूज करके अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो बहुत लोगों का डाउट था. उसमें भी एक लोरेंजियन फंक्शन ही है जो Dirac delta फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, बट उसमें टाइपिंग मिस्टेक है, वो मैं करेक्शन करा देता हूं. इसमें कोई डाउट है एनीवन? सर पहले हमने विड्थ को अज्यूम किया है. कौन सी width? मैं मेथड प्रोग्राम कर इसमें 2 सिग्मा तो हमने कैलकुलेट किया ना अभी, जो विड्थ किया था हमने. ये कैलकुलेट किया हमने. सर इससे पहले हमने इसको अज्यूम किया था क्या? मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा फिर इसको प्रूफ किया कैसे आता है. हाँ ठीक है सर, ठीक है. ये पहले मैंने लिखा था फिर इसको प्रूफ किया कैसे आता है. सर इसी फंक्शन को हम x0 ओरिजिन पे भी रख के कर सकते हैं. अब बिल्कुल कर सकते हैं. अगर आप x0 को 0 रख दो तो पीक आपका कहां पे आएगा? 0 पे आएगा. ठीक है, ये ध्यान रखना. लोरेंजियन का पीक जहां पे होगा Dirac delta का पीक भी वहीं पे आएगा. लोरेंजियन का पीक अगर 0 पे है तो Dirac delta का पीक भी 0 पे आ सकता है. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो एरिया कैलकुलेट किया गया है तो ये tan इनवर्स से वैल्यू रख के सर मुझे लग रहा है इसमें कुछ और होना चाहिए क्या? 1 के क्या होना चाहिए बताइए? tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है? वो पाई होता है सर. कितना होता है? नहीं, एक बार चेक tan करो. इनवर्स इंफिनिटी. tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाई 2, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी होता है माइनस पाई बाई 2. ओके ओके सर, थैंक यू सर. एनी अदर क्वेश्चंस? एग्जैक्टली सर. ओके, थैंक यू सर. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. दिस क्वेश्चन, ये डीपीपी शीट का क्वेश्चन नंबर 8 है. इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर देता हूं. जो कैलकुलेट करने को बोला गया है ना, ये cos x है, cos nx नहीं. यहाँ पे cos के अंदर ये n नहीं होगा, जस्ट cos x. Please do the correction. ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करो, क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है. अगर आप ध्यान से देखिए, ये फंक्शन बेसिकली लोरेंजियन फंक्शन है. क्वेश्चन में जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन में जो फंक्शन है ना वो लोरेंजियन फंक्शन है. और लोरेंजियन फंक्शन Dirac delta फंक्शन की तरह बिहेव कर सकता है. अभी हमने डिस्कस किया. अभी लोरेंजियन फंक्शन क्या है, जैसे हमने जो पढ़ा उसमें सिग्मा के टर्म्स में था. जैसे मैंने बोला सिग्मा के टर्म्स में जरूरी थोड़ी ना है, सिग्मा के बदले दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे फंक्शन ये है. अब आप यहाँ पे नोटिस करो, फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रखते हैं n बाई पाई इनटू सेकंड पार्ट जो डिनोमिनेटर है उसे n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए. n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आएगा 1 अपॉन n पाई इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर. अब मुझे बताइए, ये क्या लोरेंजियन फंक्शन नहीं है जो अभी हमने डिस्कस किया? अभी जो किसी ने क्वेश्चन किया था, ये पीक तो x इक्वल टू 0 पे भी हो सकता है, इस केस में पीक x इक्वल टू 0 पे आएगा. अच्छा क्या करेंगे, इसमें x नॉट का वैल्यू कितना है? x नॉट जीरो, बिल्कुल सही. और सिग्मा के बदले क्या है, जिसको हमने सिग्मा बोला था, सिग्मा के बदले क्या है? 1 अपॉन n, बिल्कुल सही. तो यहाँ पे x नॉट के बदले है 0, मतलब लोरेंजियन फंक्शन का पीक आएगा 0 पे. और जिसको हमने सिग्मा बोला था, सिग्मा के बदले इस क्वेश्चन में है 1 अपॉन n. अब सिग्मा एक पैरामीटर है, उसके बाद 1 अपॉन लिख दे, क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही हुआ फंक्शन, जस्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना है ना. क्वेश्चन में जो बोला गया है तो चेक कीजिए. इसके बाद हो जाएगा ना एवरीवन? राइट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. क्या बोला गया है? एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब देखिए n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो सिग्मा टेंड्स टू 0 बन जाएगा. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है n टेंड्स टू इंफिनिटी. n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब सिग्मा टेंड्स टू क्या होगा? 0. और सिग्मा टेंड्स टू 0 है तो ये लोरेंजियन फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? Dirac delta फंक्शन की तरह. एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, सिग्मा टेंड्स टू 0, एंड दैट मींस इन द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, the given Lorentzian function will behave like Dirac delta function. और Dirac delta function का पीक कहां पे आएगा? x इक्वल टू 0 पे, बिकॉज Lorentzian function का पीक भी x इक्वल टू 0 पे ही था.
x नॉट 0 है ना, तो लोरेंजियन फंक्शन का पीक कहां पे है? 0 पे। तो जो डिराक डेल्टा पीक आएगा वो भी x इक्वल टू 0 पे ही आएगा। तो डिराक डेल्टा पीक एट x इक्वल टू 0। इसके बाद आई थिंक आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो लोरेंजियन फंक्शन है एंड एज n टेंड्स टू इंफिनिटी लोरेंजियन फंक्शन डिराक डेल्टा की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मुझे जहां तक लगा था जिन क्वेश्चन में डाउट हो सकता है वो मैंने डिस्कस कर लिया है, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर जो डीपीपी का 13 क्वेश्चन है उसका मेरा आंसर बी आ रहा है, लेकिन उसका आंसर है वो ए है। सर मैं कहाँ गलती कर रही हूँ देखना। क्वेश्चन नंबर यस सर, क्वेश्चन नंबर 13 में यशवंत हाँ बताइए सर क्वेश्चन 13 का मुझे मेरा भी दिया रहा है। तो उसका तो ये ऑप्शन आ रहा है -1/6 सर सिमिलरली 15 का मेरा बी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन नीचे जो आंसर है वो सी है। नहीं सर 13 का यही आएगा। हां ये सर मेरा भी सही। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। आप लोग एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 13 में पीक्स कहां पे आ रहे हैं? डिराक डेल्टा पीक कहां पे आ रहा है? +-3 पाई पे सर। +-3 पाई पे। यस सर। +3 पाई एंड -3 पाई। -3 पाई का इंटरवल के अंदर है? तो सर आउट ऑफ इंटरवल तो 0 टू इंफिनिटी है ना, यस सर। सर तो ये तो आउटसाइड द इंटरवल, ये कंट्रीब्यूट क्यों करेगा? इसका Yes, sir. कंट्रीब्यूशन 0। तो आपने इसको भी ले लिया था कैलकुलेशन में, इसलिए आपका बी ऑप्शन आ रहा है। ये तो आउटसाइड द इंटरवल है, इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा, सिर्फ x इक्वल टू 3 पाई कंट्रीब्यूट करेगा। यस सर। ठीक है ओके सर। और कौन सा क्वेश्चन? 15 15 16 कौन सा पूछ रहे हैं? तो 16 क्वेश्चन में 16 सर। नहीं सर 15। दोनों चीज हमने डिस्कस किया है। 0 माइनस का मतलब 0 इंक्लूडेड है या नहीं है। 15 16 दोनों ही जस्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप लोग मिस्टेक कर रहे हो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 16 सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट लिमिट थोड़ा डिफरेंट है और एग्जाम में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस किया जाएगा। एकदम नया क्वेश्चन जनरली नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए, ये मैं थिंक सेकंड या थर्ड क्लास में मैंने बताया था। सपोज ये पीक है, दोनों क्वेश्चन में ही पीक x इक्वल टू 0 पे आएगा। 0 माइनस का मतलब क्या होता है? लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 सर। स्लाइटली लेस देन 0। यस सर। 0 माइनस का मतलब तो इस इंटरवल में पीक अंदर आएगा बाहर आएगा? अंदर आ जाए। अंदर आएगा सर। अंदर आएगा तो कंट्रीब्यूट करेगा। यस सर। लेकिन अगर हम 0 प्लस की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 16 में है, 0 प्लस का मतलब है स्लाइटली ग्रेटर देन 0। इसमें क्या पीक अंदर आएगा? नो सर। तो 16 का आंसर तो डायरेक्टली 0 बन जाएगा। बस पीक कहां पे है? x इक्वल टू 0 पे। तो जब 0 माइनस होगा तो पीक इंटरवल के अंदर है, और जब 0 प्लस होगा पीक इंटरवल के बाहर है। हाँ बताइए सर जब इसका आंसर है फंक्शन f ऑफ a आएगा, लेकिन जब हम a की जब 0 पुट करते हैं की पावर में तो जो e आ रहा है सर, लेकिन जो इसका आंसर है वो c है। तो पहले ये तो करना पड़ेगा ना, जो डिराक डेल्टा 3x है इसको पहले ये नहीं लिखना पड़ेगा 1/3। ये भी तो प्रॉपर्टी था, कोई और कांस्टेंट सर डेल्टा मल्टीप्लिकेशन c एक्चुअली ठीक है सर, ठीक है। डेल्टा c ऑफ एक्चुअल प्रॉपर्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 0 प्लस 0 माइनस का पीक दोबारा बता दें सर। 0 प्लस टू पीक इनसाइड क्या आउटसाइड? 0 प्लस मतलब आउटसाइड है। 0 प्लस मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। 0 प्लस मतलब यहां से यहां तक, ये पीक तो बाहर है, पीक तो यहां पर है ना। 0 प्लस तो यहां से स्टार्ट हुआ। यस सर यस। 0 प्लस जैसे 0 प्लस यहां से स्टार्ट हुआ, पीक तो इसके लेफ्ट में है ना, बाहर। तो 0 माइनस वाले में इनसाइड द इंटरवल है, 0 प्लस वाले में आउटसाइड द इंटरवल है। तो जिसमें इनसाइड है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, जिसमें आउटसाइड है उसमें 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सारे क्वेश्चन में डाउट है तो कैसे चलेगा? एक ही टाइप के क्वेश्चन, चलो मैं हिंट दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में तो सिंपल डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमने हेवी साइड स्टेप फंक्शन पढ़ा था। प्लीज ना खुद को म्यूट रखिए, देखिए बार बार ये बोलना तो सही नहीं लगता ना। क्वेश्चन पूछना हो जाए तो म्यूट कर लीजिए खुद को। आप लोग मैच्योर लोग हो, एमएससी पास आउट स्टूडेंट हो, आपसे तो ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बेसिकली दो हेवी साइड स्टेप फंक्शंस हैं। तो हेवी साइड स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? डिराक डेल्टा। ये क्या बनेगा? डिराक डेल्टा x + 2 प्लस डिराक डेल्टा x - 2। हेवी साइड स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव डिराक डेल्टा होता है, ये हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है। जैसे रिमेंबर थर्ड क्लास में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। 7th का यही तो गिवन है, 7th का मैच क्यों नहीं कर रहा? 7th का यही गिवन है, यही तो आ रहा है। सर जो अभी हमने डायरेक्ट डेटा रिप्रेजेंटेशंस करी हैं तो उसमें गॉसियन रिप्रेजेंटेशन भी करनी है कि बस ये दो फंक्शंस करने हैं? गॉसियन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। लोरेंजियन जैसा ही आएगा गॉसियन में।
ओके सर, ठीक है, उसमें वैसे होगा, वेट स्मॉल हो जाएगा तो डिराक डेल्टा की तरह बिहेव करेगा। ओके सर। आप अकेला फंक्शन लिखवा दोगे ताकि मतलब रिकॉग्नाइज करना हो तो क्वेश्चंस में। गॉसियन फंक्शन है fx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा रूट के अंडर रूट के बाहर है एक्सपोनेंशियल माइनस x नॉट होल स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ये गॉसियन फंक्शन का जनरल मैथमेटिकल फॉर्म है। इसमें अगर आप चेक करके देखें, इसमें जो विड्थ आएगा ना, विड्थ सिग्मा के साथ प्रोपोर्शनल होगा, जैसे FWHM कैलकुलेट किया था वैसे ही, और जो हाइट है वो सिग्मा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया 1 है, एरिया मतलब इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करना, तो विड्थ सिग्मा के साथ प्रोपोर्शनल होगा, हाइट सिग्मा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एंड एरिया इज 1 इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा। तो इसमें भी जब सिग्मा टेंड्स टू 0 बनता है तो ये डिराक डेल्टा की तरह बिहेव करेगा। तो इन द लिमिट सिग्मा टेंड्स टू 0 दिस गॉसियन फंक्शन बिहेव्स लाइक डिराक डेल्टा फंक्शन। गॉसियन फंक्शन का पीक x0 पे है तो डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक भी x0 पे आएगा। तो जैसे हमने रेक्टेंगुलर फंक्शन और लोरेंट्ज़ियन के लिए डिस्कस किया, वैसे गॉसियन फंक्शन के लिए भी डिराक डेल्टा रिप्रेजेंटेशन आता है। ओके, थैंक यू सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिक्कत है? जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? मैं हिंट दे देता हूं। डिराक डेल्टा 4x माइनस 2 है, इसमें अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो यह आ जाएगा डिराक डेल्टा 4 इंटू x माइनस 1/2। इसको आप लिख सकते हो 1/4 डिराक डेल्टा x माइनस 1/2। इसके बाद आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। क्लास ओवर होगी क्या? हाँ, अगर डाउट है तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव। क्वेश्चन नंबर 12 आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 12 तो हमने ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस किए हैं। सर नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक से स्टार्ट होगी? हाँ। कौन सा टॉपिक? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 12 में जो ये है डिराक डेल्टा x² माइनस 9, ये फॉर्मेट का है ना, डिराक डेल्टा x² माइनस a²। ये प्रॉपर्टी यूज कीजिए, a के बदले 3 है क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें आंसर क्या आ रहा है? आंसर 1/6 डी ऑप्शन आएगा। आई थिंक और डी ऑप्शन करेक्ट है। कैलकुलेशन चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में डी ऑप्शन ही आएगा। जो बोल रहे हैं आंसर गलत आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? डी आ रहा है सर। डी आएगा। कैलकुलेशन चेक कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 14 में सेकंड ऑप्शन ही आएगा 1/32। ये बेसिक कैलकुलेशन तो आप लोगों को आना चाहिए। इसमें अगर आप मिस्टेक करोगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पे 1/4 आ गया और x के बदले 1/2 रिप्लेस करोगे तो 1/2 होल क्यूब 1/8, तो 1/8 इंटू 1/4 1/32 आएगा। कैलकुलेशन चेक कीजिए। कैलकुलेशन में गलती है, आपको सुधारना पड़ेगा। सर इस टॉपिक के ऊपर कोई एग्जाम होगा? जनरली इसके बाद जैसे और एक टॉपिक होगा, दोनों को एक साथ एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, ओके सर। या मैं एक काम करूंगा, मैं एक क्विज, एक छोटा, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक तो है नहीं है, एक छोटा सा क्विज फॉर्म कर दूंगा गूगल फॉर्म में, उसमें आप क्लिक करके आप उस क्विज को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो मैं नेक्स्ट क्लास में लिंक शेयर कर दूंगा, ओके या ग्रुप में भी शेयर कर सकता हूं, उसमें भी आप क्लिक करके दे सकते हैं। ठीक है, ओके। पर्टिकुलर इस टॉपिक के लिए बुक है कोई सर, ई बुक वगैरह? पर्टिकुलर देखिए, मैंने तो ऐसे गूगल में पढ़ता हूं तो गूगल में सर्च कर लेता हूं, जो भी मैटर मिलता है उसको पढ़ लेता हूं। ठीक है, मेरा तो तरीका यही है, अगर कुछ समझ में ना आए गूगल में सर्च करो, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पढ़ के आसानी से समझ लो। ठीक है, मैं सही बात बताऊं, किसी पर्टिकुलर बुक में ना एग्जाम के लिए जो चीजें होती है ना, किसी पर्टिकुलर बुक में ना सारी चीजें मिलती नहीं है। सर आप हमारे गुरु हैं और गूगल आपका भी गुरु है। गूगल बहुत हेल्प करता है, गूगल सबके लिए बहुत हेल्पफुल है, बस मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन वही चीज है, करेक्ट चीज ढूंढने के कैसे, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सॉल्व भी नहीं करके देता ना सर, गूगल सॉल्व करके नहीं देता। देखो सारी चीजें गूगल तो नहीं बताएगा, गूगल आपको हिंट कर सकता है, बाकी बात काफी चीजों करना है, आपको ही करना है। ये देखो, ये सारी चीजें ना किसी भी बुक में आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने गूगल में एक बुक में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा आसान तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से। किसी पर्टिकुलर बुक में तो नहीं मिलेगा ऐसे। जो आपने कराया वो तो इनफ होगा ना? बिल्कुल, मोर देन इनफ है। हेलो सर। हाँ बताइए सर वो जो आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था e टू द पावर -k mod x,
टू द पावर माइनस के मॉड एक्स वाला, तो उसमें सर जो उसका सेकंड डेरिवेटिव था वो सर डेल्टा डिराक फंक्शन की है सर, उसमें एक बार रिपीट, आपका वॉइस कट रहा है, क्या बोल रहे हैं? सेकंड वाले जीरो होनी चाहिए ना, कौन सी वैल्यू? तो सर x इज ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 पर वैल्यू नहीं, वैल्यू जीरो, ये पूरा सिर्फ डिराक डेल्टा फंक्शन थोड़ी ना है। मैंने बोला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिराक डेल्टा से रिलेटेड होगा। डिराक डेल्टा के अलावा भी एक टर्म यहाँ पे बच रहा है ना, ये जीरो क्यों बनेगा? df dx का कांस्टेंट फंक्शन था। बट सर उसमें तो डेफिनेशन ऐसी होती है ना डिराक डेल्टा की। डिराक डेल्टा की डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि एक पॉइंट पे इनफिनिट वैल्यू और यहाँ पे बाकी ये पॉइंट है, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है ना। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ ये डिराक डेल्टा फंक्शन है पूरा। मैंने क्या बोला है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिराक डेल्टा से रिलेटेड होगा। अगर आप सिर्फ डिराक डेल्टा वाले पार्ट की बात करो, ये वाला जो पार्ट है, यस सर, इस फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे नॉन जीरो है? सर इसका एट x इक्वल टू 0, बाकी सारे पॉइंट पे क्या वैल्यू है? 0। ओके सर, तो इस पार्टिकुलर को बस देखना था सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। तो सर इसका मतलब ये होल टर्म में ये सेकंड वाला जो टर्म है अपना -2ka डेल्टा ऑफ x, यही पार्ट में ही खाली डिसकंटिन्यूटी है ना, फर्स्ट वाले पार्ट में डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकता शायद? बिल्कुल, फर्स्ट वाला पार्ट है, देखिए आप इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए। अब मुझे बताइए, ये जो x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 था, इसमें क्या कोई डिसकंटिन्यूटी था? नो सर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये जो डिराक डेल्टा आया वो किस पॉइंट की वजह से आया है? x इक्वल 0 पे। और x इक्वल टू 0 पे df dx क्या था? कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस? कंटीन्यूअस। 0 पे अच्छा डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस। तो ये जो k² * fx वाला पार्ट है, ये तो कंटीन्यूअस पार्ट की वजह से आया है। और डिराक डेल्टा किसकी वजह से आया है? डिसकंटीन्यूअस वाले पार्ट की वजह से। अच्छा, दोनों का कंट्रीब्यूशन लेना है। ओके सर। ठीक है, तो सर मतलब ये कंप्लीटली डिराक डेल्टा नहीं है अगर इस तरह का फंक्शन आता तो? राइट, कंप्लीटली डिराक डेल्टा इसको नहीं बोलेंगे। कंप्लीटली डिराक डेल्टा बिल्कुल नहीं होगा। इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। मैं अगर ये भी पूछ सकता है, जो ऑप्शन में ग्राफ दे दिया रहे, इसका ग्राफ ऐसा है। सर इस क्वेश्चन में a की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो क्वेश्चन a की कोई वैल्यू दी तो जल्दी कहां बोल दिए? दिस इज द ग्राफ ऑफ d2f dx2। ये एंटायर डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं, उसके साथ और भी फंक्शंस हैं। तो ड्रॉ कैसे किया गया? अब देखिए, x जब नेगेटिव है, x का वैल्यू जब नेगेटिव है, तब क्या था? k² * a e टू द पावर kx। ये नेगेटिव x के लिए ये ग्राफ आई थिंक ये क्लियर है, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन। और पॉजिटिव x के लिए क्या था? k² a e टू द पावर -kx, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। और डिराक डेल्टा पीक कहां पे था? x इक्वल टू 0 पे। यस सर, x इक्वल टू 0 पर। पीक नीचे था या ऊपर था? नीचे था। तो ये पार्ट है -2ka डेल्टा x। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? अगर a नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये अगर नेगेटिव होता तो ये पीक ऊपर की तरफ ड्रॉ करते, ये जो पीक नीचे की तरफ ड्रॉ किया है ये ऊपर की तरफ ड्रॉ करते। अगर कुछ नहीं किया मैंने तो पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। पलट जाएंगे ना x एक्सिस के, बिल्कुल x एक्सिस के नीचे चले जाएंगे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तब क्या होगा? ये जो पीक है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये जो ग्राफ है ये नीचे चला जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है नीचे चला जाएगा, ये पीक ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये वाला भी नीचे चला जाएगा। इसका ऑपोजिट आएगा जस्ट। और सर तो मतलब मान के चल रहा है ये पॉजिटिव कांस्टेंट। तो सर ये मिरर टाइप का हो जाएगा ना, मतलब मिरर रखने से जैसे बिल्कुल। अगर आप x एक्सिस के अलॉन्ग मिरर रखते हैं तो मिरर इमेज आ जाएगा अगर a नेगेटिव है। और सर अगर a 0 हो a 0 नहीं हो सकता। a 0 है तो फंक्शन ही 0 बन गया, तो क्या कैलकुलेट करें? वही तो a 0 नहीं बन सकता, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ बनेगा। मतलब ये बात क्वेश्चन में मेंशन नहीं होनी चाहिए सर कि a इज नॉट 0। ठीक है ना, नहीं गिवन है। अब आप मुझे एक खुद ही बताओ। नहीं, नॉर्मली मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। बिकॉज़ अगर a 0 होता तो ये फंक्शन क्यों लिखते? ऑब्वियस है ना, a अगर 0 है तो फंक्शन ही 0 बन जाएगा, तो किसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं? तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर।